अपने अतिथि कार्यक्रम में आज हमने अपने स्टूडियो में होम्योपैथी की दुनिया की एक बड़ी हस्ती को आमंत्रित किया है। हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं डॉक्टर A.K. गुप्ता, जो दिल्ली सरकार की होम्योपैथी के बारे में एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं, बोर्ड ऑफ होम्योपैथी के भी सदस्य हैं, होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के दिल्ली स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, ओवीहेम सेंटर के फाउंडर डायरेक्टर हैं और B.R. सूद होम्योपैथी कॉलेज के विजिटिंग प्रोफेसर हैं। डॉक्टर A.K. गुप्ता, आपका स्वागत है अपना रेडियो के स्टूडियो में। धन्यवाद। होम्योपैथी के बारे में डॉक्टर गुप्ता, दो तरह की राय आम जनता में मिलती है। जो लोग होम्योपैथी के कायल हैं वो होम्योपैथी के अलावा किसी दूसरी पैथी से इलाज नहीं करते। जिनको होम्योपैथी के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं वो होम्योपैथी के बारे में सवाल उठाते हैं। होम्योपैथी, अगर हम बात शुरू करें, उपचार की कितनी पुरानी पद्धति है? होम्योपैथी करीब 200 साल से पुरानी पद्धति है, जिसका शुरुआत डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने जर्मनी में करा था। दिस वॉज हैपन इन 1790 में, और तब से लेके ये पद्धति चली आ रही है। एलोपैथी में आमतौर पर हम ड्रग्स का, सॉल्ट्स का, केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेद का आधार है कफ, वात और पित्त। जी। होम्योपैथी का आधार माना जाता है लाइक क्योर्स लाइक। जी। तो आप इस सिद्धांत की थोड़ी व्याख्या करेंगे कि व्हाट इज लाइक क्योर्स लाइक? हाँ, बेसिकली होम्योपैथी एक ऐसी पद्धति है जिसमें दो ग्रीक वर्ड्स यूज हुए हैं। वन इज कॉल्ड होम्योस, अदर इज पैथोस। होम्यो का मतलब होता है सिमिलर और पैथोस का मतलब होता है सफरिंग। तो ये होम्यो और पैथोस के वर्ड से इकट्ठा बना है होम्योपैथी, और जिसमें कि कहा जाता है प्रिंसिपल है सिमिलर सिमिलिबस कुरेंटर, मीन्स लेट लाइक बी ट्रीटेड बाय लाइक्स। जैसे कि ये बहुत पुरानी पद्धति है और पुरानी टाइम से चली आ रही है कि जहर जहर को काटता है या लोहा लोहा को काटता है। तो ऐसे ही होम्योपैथी के अंदर ये किया जाता है कि जो व्यक्ति विशेष जिसको जिस तरह की प्रॉब्लम है उसको जो दवाई दी जाती है, जो दवाइयाँ उसके लक्षण के आधार पर निर्धारित की जाती हैं, वो जब ड्रग प्रूविंग के द्वारा वही लक्षण पैदा करते हैं एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में, तब उसको हम उस दवाई के बारे में मानते हैं। जैसे कि एक बड़ी कॉमन सी बात है कि पोटेशियम साइनाइड, जो कि डेडलीस्ट पॉइजन है, तो उसका किसी ने टेस्ट भी नहीं चखा। वहां तक कि होम्योपैथी की दवाई, हमारी काली साइनेटम नाम की दवाई, जो कि टंग कैंसर के लिए और काफी अच्छी चीजों के लिए उपयोग में लाई जाती है, इट हैज गॉट अ वेरी इफेक्टिव वैल्यू इन दैट। अगर उसमें ये माना जाए कि अगर वो पोटेंट होती तो वो तो जहर था, पर ये पोटेंट उस तरह की नहीं है। इसको पोटेंटाइज करके बनाया जाता है, जिसमें ड्रग सब्सटेंस ऑलमोस्ट नील के बराबर होता है, बट इट इज द इफेक्ट, इट इज द डायनामिक फोर्स ऑफ द मेडिसिन विच प्रिवेल्स इन द होम्योपैथिक मेडिसिन। अब जैसे आप बड़े लोगों के में ये भ्रांति रहती है, कई साइंटिस्ट भी आजकल उसमें इस परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं कि होम्योपैथी की दवा में कोई सब्सटेंस तो होता नहीं, तो ये प्लेसिबो इफेक्ट है। जबकि इस बात को देखा जाए कि अगर ये प्लेसिबो इफेक्ट होता तो जैसे मैंने अभी बताया काली साइनेटम का, पोटेशियम साइनाइड का, या दूसरी जब जो दवाई दी जाती है उसको हम एक पर्टिकुलर मेथड से, डॉक्टर हैनीमैन ने देखा कि अगर हम उसको जितना डाइल्यूट करते जाते हैं और उसकी उतनी क्षमता बढ़ती जाती है। जैसे कि एक इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को हम देख तो नहीं सकते पर उसके इफेक्ट देखते हैं। अब वो कहते हैं होम्योपैथी की दिखती नहीं, उसमें दवाई तो है नहीं उसकी, वो बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब आप एनर्जी का इफेक्ट देख सकते हैं। उसी इलेक्ट्रिसिटी से एसी भी चलता है, उसी इलेक्ट्रिसिटी से हीटर भी चलता है, उसी इलेक्ट्रिसिटी से बाकी चीजें भी चलती हैं, पर आप कहें कि इलेक्ट्रिसिटी का है, यू कैन नॉट सी। तो ऐसे ही जो होम्योपैथी की जो एनर्जी है, बिकॉज इट इज इन डायनेमिक प्लेन, यू कैन नॉट सी ऑन द फिजिकल प्लेन। आज का साइंटिस्ट वर्ग है वो सिर्फ फिजिकल प्लेन पे जब तक कोई चीज प्रूव नहीं होती वो उसको मान्यता नहीं देता। समय बहुत ज्यादा दूर नहीं है जब वो इस बात को अच्छी तरह मानेंगे, और उन्होंने मानना शुरू कर दिया है। जैसे मैंने बताया कि आपको शुरू में कि होम्योपैथी की ड्रग प्रूविंग की जाती है हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे। जी। जैसे हम 3 जने यहाँ पे बैठे हैं, तीनों जनों की एक ही प्रॉब्लम है,
खांसी जुकाम है, परंतु तीनों जनों का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग है, तो जरूरी नहीं है कि एक ही दवाई से तीनों जनों को आराम मिले। जबकि जो दूसरी पद्धतियां हैं वहां पे सिर्फ ये देखा जाता है कि डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस के आधार पर दवाई दी जाती है। यहाँ पे डायग्नोसिस दवाई का, उसका नाम बीमारी का नहीं किया जाता, यहाँ पे बीमार का इलाज किया जाता है। जैसे हम ये कहते हैं कि आप बीमार हैं क्योंकि आपका लिवर खराब है, ये नहीं क्योंकि लिवर खराब है इसलिए आप बीमार हैं। लिवर आपकी वजह से या आप लिवर की वजह से। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द मैन। जिस व्यक्ति को सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द में सबको कहा जाता है कि आप आराम करो, मतलब शोर से दूर, पर एक ऐसा व्यक्ति है जिसको सिर दर्द उसका ठीक होता है जब वो खूब हू हल्ले में जाता, खूब जोर के म्यूजिक में जाता। आप उसकी इस चीज को कैसे इग्नोर कर सकते? ये उसकी इंडिविजुअलिटी है, जिसको हम कहते हैं कि उस इंडिविजुअलाइजेशन को, उसी इंडिविजुअलाइजेशन बेसिस पे वो बाकी सिरदर्द के मरीजों से भिन्न होता है। और अगर हमें जो हमारी दवा है जिसमें इस तरीके का लक्षण पाया जाता है, तो वो दवा देने पे उस व्यक्ति को जो कि रोगी है सिर दर्द का, उसका रोग ठीक हो जाएगा। अभी आपने बातों बातों में दवाइयों की पावर की, पोटेंसी की बात कही। ये पावर या पोटेंसी क्या है और कैसे निर्धारित करते हैं? होम्योपैथी में इसकी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इट इज नॉट क्वांटिटेटिव बेसिस, इट इज अ क्वालिटी बेस्ड। इट इज, सिंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम उसको जितनी सूक्ष्मता से जाते हैं उतना उसका इम्पैक्ट और बढ़ता जाता है। अगर हम उसको जैसे एवोगैड्रो के नंबर से भी नीचे जाके वो करते हैं, वहां पे अगर आप उसको टेस्ट करते हैं तो यू डू नॉट फाइंड एनी इलेक्ट्रॉन और समथिंग ऑफ दैट एटम, बट इट हैज एन इम्पैक्ट। और अब तो लेटेस्ट साइंटिस्ट ने भी यहाँ पे मुंबई की IIT वालों ने भी करा है, और बाहर के फ्रांस के साइंटिस्ट ने भी वो करा है कि लाइक जितनी आप एटम की वो सूक्ष्मता करते जाते हैं, बट इट रिटेन्स, इट हैज अ पावर ऑफ रिटेनिंग द एसेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लूइड, जो कि होम्योपैथी का प्रिंसिपल है। अब हम इसको जैसे स्टार्ट करते हैं, हम किसी भी अपने प्लांट से दवाई बनाते हैं, तो उसका पहले वो निकाला जाता है, अर्क निकाला जाता है, जिसको हम टिंचर कहते हैं। टिंचर की फॉर्म में लेके, टिंचर इज अ क्रूड फॉर्म। डॉक्टर हिंदमैन साहब का मानना ये था कि उसको हम जितनी क्रूड से फाइन उसमें लेके जाएंगे तो उतना उसके साइड इफेक्ट या उतने उसकी एफिकेसी में फर्क आता है, और उसको टॉलरेट करने में इजी रहता है और एग्रेवेशन नहीं होती। आपने अभी टिंचर का जो उदाहरण दिया जी, वो तो लिक्विड फॉर्म में होता है। हाँ जी। आमतौर पर हम किसी होम्योपैथी डिस्पेंसरी में जाते हैं या होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलते हैं, तो उसकी क्लिनिक में आमतौर पर सफेद छोटी छोटी गोलियां रखी रहती हैं, जिन गोलियों में या तो दवा बनी बनाई पड़ी रहती है या वो उन गोलियों में कोई दवा मिक्स करके बना कर देते हैं। तो टिंचर तो लिक्विड फॉर्म में हुआ, और वो छोटी छोटी गोलियां आमतौर पर मीठी होती हैं। तो किस किस रूप में होम्योपैथी की दवाई रोगी को दी जाती है? होम्योपैथी की दवाई सॉलिड फॉर्म में भी दी जा सकती है और लिक्विड फॉर्म में भी दी जा सकती है। और जो आपने वो कहा टिंचर, तो बेसिकली लिक्विड ही होता है, जहां पे हमने कहा कि हम एक पार्ट में 99 पार्ट उसका ऐड करते हैं अल्कोहल का, तो एक दूसरा जो मापदंड है इसको डेसिमल स्केल, उसमें हम उसकी जगह शुगर ऑफ मिल्क लेते हैं, जो कि गोट की मिल्क से बनता है। बेसिकली दवाई जो बनती है वो डाइल्यूशन होती है, वो लिक्विड में होती है, पर उसका टेस्ट, क्योंकि मैंने बताया कि अल्कोहल के बेस में बनती है, तो उसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वेपन में होता है या तीखापन में होता है। तो वो कई लोगों को इस बात में वो लगता है कि टंग पे डालते हुए तो काफी तीखापन लगता है, तो उसको दूर करने के लिए मिल्क शुगर में या ग्लोब्यूल्स में उसको वो डाल के वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और वो फिर लेने में इजी रहता है। अब जैसे कि आमतौर पर बच्चों को आप हमें ये देखें कि जैसे ही आप कोई लिक्विड दवाई लेके जाते हैं तो वो रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको दवाइयों की, वो पहले कड़वी दवाइयाँ पी रहे होते हैं, पर जब अब 2-4 बारी वो होम्योपैथिक गोलियां खानी शुरू करते हैं, वो बल्कि वो खुद इतना पसंद करना शुरू करते हैं, वो पेशेंट आके मतलब मरीज अपने पेरेंट्स को बाध्य करते हैं कि नहीं हमें वो दवाई चाहिए। तो ये एक उसकी इजी टू टेक एंड इजी टू पैलेट,
That is why we say we give sweet pills to eat and sweet behavior to admire to get the proper cure. आपने शुरू में भी इस बात का जिक्र किया और मैंने बात भी शुरू इस बात से की थी कि जो लोग कायल हैं वो तो फिर होम्योपैथी के अलावा कहीं और जाते नहीं, लेकिन जो कायल नहीं है वो कभी कभी ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का उदाहरण भी देते हैं जी। वहाँ तो लोगों ने कह दिया कि कोई साइंटिफिक प्रूफ ही नहीं है इसकी दवाओं का। और हमारे यहाँ भी भारत में जब तक ये आयुष मंत्रालय में वो होम्योपैथी को आयुर्वेद और सिद्ध और यूनानी के साथ पूरी तरह से मान्यता नहीं दी गई थी, तब तक बहुत सी चीज़ें होम्योपैथी के बारे में कही जाती थी जी। उन भ्रांतियों में से एक भ्रांति ये भी है कि होम्योपैथी तो सबसे ज़्यादा कारगर ही बच्चों में होती है या बूढ़ों में होती है। जी नहीं, यहाँ पे ये कहना कि कारगर सिर्फ बच्चों में होती है या बूढ़ों में होती है, ऐसा नहीं है। ये हर व्यक्ति, हर परिस्थिति में और हर वॉक ऑफ लाइफ और हर एज ग्रुप के पेशेंट्स को ट्रीट करती है। और आपको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि आपने कहा जो कायल हैं, आज की डेट में बहुत सारे ऐसे एलोपैथिक डॉक्टर हैं जो कि पूरी तरह कन्वर्टेड है टू होम्योपैथी। और डॉक्टर हैनीमैन जिन्होंने होम्योपैथी का वो डिस्कवर करी थी, he himself was an allopathic doctor, MD of his own time. He was a very renowned allopathic physician of his own time. पर उनकी क्योंकि जो उस टाइम जो प्रवृत्तियां चलती थी कि दवा देने से मरीज को आराम कम और नुकसान ज्यादा होता था, तो वो उन बीच तब बड़ी वो लीचीज अप्लाई करते थे उसको बॉयल से निकालने के लिए, काफी दुखदायी होता था। तब उन्होंने एक ऐसा सिस्टम सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा देखना चाहिए जिसमें मरीज की असलियत जो उसकी प्रॉब्लम है उसको हम अभी ठीक करें और बजाय उसको दुख देने के उसको सही रास्ते में उसका उपचार कर पाए। इसी तरह की खोज करते करते उन्होंने एक बार वो देखा कि कुलन्स मैथमेटिका की, ही वाज अ गुड ट्रांसलेटर ऑल्सो, कि उन्होंने ये पढ़ा कि सिनकोना बार्क अगर लिया जाए तो वो ऐसे सिम्टम पैदा करता है जैसे कि मलेरिया के होते हैं। सिर्फ यहां से उनको एक बात में खटकी की हुई है, ये अगर वो वही दवाई मलेरिया के लिए और आगे फीवर के लिए यूज की जाती थी कि अगर ये लक्षण उसके हैं और वही दवाई उसकी है, तो क्या ये वास्तव में ऐसा नहीं उसको हो सकता है हर चीज ऐसी होती हो कि जो चीज वो प्रोड्यूस करने के में समर्थ हो वो उसको हटाने में भी करना। हाँ, नहीं, ये बड़ा दिलचस्प संयोग है डॉक्टर गुप्ता के एमबीबीएस करने वाले भी हिप्पोक्रेट्स को अपना फोरफादर मानते हैं और होम्योपैथी वाले भी इसकी शुरुआत हिप्पोक्रेट से ही मानते हैं। ये बड़ी मजेदार बात है। लेकिन जो भ्रांतियों की बात अगर सामने लाएं तो एक बात ये भी कही जाती है कि जिस तरह से एलोपैथी में हम सर्जरी का बहुत लाभ उठाते हैं, चरक संहिता में चरक को सबसे पहला सर्जन माना जाता है जो कि आयुर्वेद के डॉक्टर रहे। होम्योपैथी में सर्जरी होती ही नहीं। जी, आपको यहाँ पे एक और दिलचस्प बात बताना चाहूँगा। अगर आम तौर पे मरीज रोगी लोग शुरू में ही होम्योपैथी को धारण कर लें तो आधे से ज़्यादा लोगों को सर्जरी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये भी बात आपको शायद इस बारे में लोगों को नहीं पता, तो ये बताना जरूरी समझूंगा। और हम अपने क्लिनिक में ओवीएम्स में हमने हजारों केस ऐसे देखे जिनको एलोपैथिक सर्जन्स ने ऑपरेशन की डेट दे दी थी कि आप इस दिन आके अपना ऑपरेशन करा लो, और वो किसी कारणवश डर की वजह से या कुछ कि मतलब कि हम सर्जरी नहीं कराना चाहते, सिर्फ टेस्ट करने लगे क्या होम्योपैथी से ठीक हो सकता है, अनमने मन से। जैसे आपने कहा था पहली बार ही आए, चलो जितने दिन की टाइम दिया हुआ है, 2 महीने की डेट मिली हुई है, तो उसमें ट्राई कर, अगर हमारा किस्मत अच्छी हुई तो शायद बच जाएंगे। ऐसे करके बहुत लोग आए और यकीन मानिए उन लोगों का विश्वास ऐसा बैठा कि उनको हमने उन्हीं डॉक्टर के पास वापस भेजा, उसी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के साथ दोबारा उन्होंने अल्ट्रासाउंड करा तो कहा अब तो उसमें कोई ऐसी की जरूरत ही नहीं सर्जरी की। तो कहाँ गया वो? तो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसको एलोपैथी में सर्जरी से ठीक किया जाता है लेकिन होम्योपैथी में उनकी अच्छी संभावना? ऐसी बहुत सी, आप कॉमन सी शुरू करें, साइनसाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है, एडिनॉइड्स हैं, पाइल्स हैं, फाइब्रॉइड्स हैं, वॉट्स हैं, इवन जो रीनल स्टोन है जहाँ पे इनको हर उसके लिए वो करते हैं, हमारी होम्योपैथी द्वारा किडनी के स्टोन इतने आराम से और अच्छे ढंग से निकलते हैं। कुछ तरह के कैंसर भी, कुछ तरह के कैंसर भी यूज उसमें होम्योपैथी का इलाज करा जाए, शुरू में कराया तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती, कीमोथेरेपी और उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। पर
उसमें दिक्कत सिर्फ यहाँ पे आती कि जो कैंसर के जहाँ पे मरीज हैं वो बहुत देर वाली अवस्था में होम्योपैथी के डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, जब सब तरफ से धक्के खा चुके, आई एम शुड नॉट बी यूजिंग द वर्ड धक्के खा चुके ना, बट कॉमन लैंग्वेज में कह रहा हूँ कि जब वो सब जगह अपने हाथ अपने अपना चुके हैं, जब वहां से भी उनको जवाब मिल चुका तब वो कहते हैं चलो हम होम्योपैथी ट्राई कर रहे हैं, कुछ कम से कम फायदा नहीं करेगी तो नुकसान तो नहीं करेगी। मैं यहाँ पे ये भी चीज बताना चाहूंगा और आपके माध्यम से लोगों को इस बात के में समझना चाहिए कि होम्योपैथी का उपयोग वो इस वजह से ना करें कि चलो अगर फायदा नहीं होगी तो नुकसान नहीं होगी, उसका उपयोग इसलिए करें, उसको मान के करें और उसकी एफिकेसी के लिए करें। और ये आने वाला समय में आप देखेंगे ये होम्योपैथी विल बिकम द मेडिसिन विच बी टेकन एज अ फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ इट्स एफिकेसी, नॉट कि कुछ लोग कि चलो वहां पे कुछ नहीं हो रहा तो कुछ ना कुछ तो कर रहा है इसलिए होम्योपैथी करें। और अगर मरीज शुरू से होम्योपैथिक इलाज कराता हो और जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल इलाज हो तो आप ये यकीन मानिए दूसरे लोगों के साथ और उस कंपेरेटिव जो होम्योपैथिक फैमिली है उनमें बीमारियों की या जटिलताओं की दर बहुत कम है बनिस्बत उनकी कि जिन्होंने होम्योपैथी को नहीं अपनाया। आपने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया जी कि अगर फायदा नहीं करेगी तो नुकसान तो बिल्कुल नहीं करेगी जी। ये होम्योपैथी के बारे में अक्सर कहा जाता है जी कि फायदा नहीं करती तो नुकसान तो बिल्कुल ही नहीं करती, यानी इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते। हाँ, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यहाँ पे हमने अपनी तरफ से इसको एक होम्योपैथी के लिए वी यूज द वर्ड दैट होम्योपैथी एंश्योर्स हेल्थ सेफली। ये हमारा ओवीएम्स का ओवीएम्स का स्लोगन है कि फायदा नहीं करती तो नुकसान नहीं करती, ये लोगों की भावना है। हम ये कहते हैं हम जो होम्योपैथी की दवा देते हैं वो नुकसान करने का तो मतलब ही नहीं उठता, फायदा भी जरूर करती है। और अगर उसको सही ढंग से उपयोग किया जाए तो उसमें लोगों के प्रॉब्लम आती है कि वो जब बहुत क्रॉनिक स्टेज में पहुंच चुके होते हैं तब वो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। जब आप अपनी घरेलू इलाज भी कर चुके होते हैं, अपने फिजिशियन से भी करा चुके होते हैं, आयुर्वेदिक का भी कर चुके होते हैं, एलोपैथी का भी कर चुके हैं, जो पॉसिबल ट्रीटमेंट्स होते हैं, फिर आप जब उनसे निराश होकर तब आप होम्योपैथी के डॉक्टर पर आते हैं और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा इलाज फटाफट होना चाहिए। यही एक कारण है कि होम्योपैथी का जब आप वो आता है क्योंकि वो बीमारी ओरिजिनल फॉर्म में होती नहीं है। जो मैं आपको एक प्याज का आप वो ले लीजिए, उदाहरण ले लीजिए। हमारा ये कहना है कि जब आप जिस फॉर्म में बीमारी आती है उसके उतराव चढ़ाव आते हैं। आज आप हमारे पास आए तो अगर हम यहां से शुरू करें तो एकदम जंप मार के वहां पे नहीं पहुंच सकते, उस उतराव चढ़ाव के थ्रू ही जाना पड़ेगा। परंतु उन उतराव चढ़ाव में जो उनकी एपिसोड्स, जैसे एस्थमा के पेशेंट्स हैं, जैसे एपिलेप्सी के पेशेंट्स हैं, जैसे और जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम्स हैं, उनमें जो तीव्रता या उग्रता उनकी लक्षणों की होती है वो धीरे धीरे कम होती आती है। ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं आते, दोबारा आते हैं क्योंकि वो जब क्रॉनिक स्टेज में होते हैं तो क्रॉनिक स्टेज में खत्म होने में टाइम लगता है और उसमें जो इंटरवल होता है, जो अंतराल होता है कि उस बीच में दो अटैक्स का, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब वो नेक्स्ट अटैक आता है उसको, जैसे स्किन के केसेस में होता है, तो वो काफी हद तक पिछली की अपेक्षा कम होता है और ऐसे करते करते धीरे धीरे वो बिल्कुल बाहर चला जाता है। यहाँ पे हमने शुरू में बात करी थी कि वो सिमिलर कुरेंटर, इसका बेसिक चीज को अगर आप समझ लें कि हमारा ये मानना है कि अगर एक व्यक्ति उसको बीमारी है ए, तो हम A- नाम की दवाई देते हैं जिसमें उसी तरह के लक्षण पैदा करने की क्षमता है या थी जब हमने वो ड्रग प्रूविंग करी उन हेल्दी ह्यूमन बींग्स में। जब हमने वो A- उस व्यक्ति को दिया तो उस टाइम पे A+A- उस व्यक्ति को मिलता है, तो वहां पे थोड़ी सी उसको टर्मोइल लगता है कि शायद तकलीफ थोड़ी बड़ी, जिसको हम एग्रेवेशन भी मान लेते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि वो हमें होम्योपैथी पहले बीमारी को बढ़ाती है। मैं आपको इस चीज से क्लियर हो जाएगा वो क्यों बढ़ती है। वो A- आर्टिफिशियल फॉर्म में होती है जिसकी इंटेंसिटी और जिसकी सिमिलर इन उसकी जो इफेक्ट करने में वो सेम होती है बट डिफरेंट इन नेचर।
जब हम वो देते हैं ए डैश, तो फिर देयर इज अ लॉ ऑफ नेचर कि टू सिमिलर दे डू नॉट लिव टुगेदर, दे रिपेल ईच अदर। तो जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में होगा, जो चीज स्ट्रांग होगी वो दूसरे को बाहर निकाल देगी। ए डैश क्योंकि हमारे कंट्रोल में, हम उसी हिसाब से देते हैं कि आप कितनी क्षमता झेल सकते हो, हम उससे ज्यादा वाली वो देंगे तभी वो निकाल सकते हैं। तो धीरे धीरे वो उसको बाहर निकालना शुरू करते। ए डैश ट्राइज टू थ्रो ए आउट ऑफ द बॉडी, वो सेंटर टू पेरिफेरी जाती है। जब वो सेंटर टू पेरिफेरी जाती है तो जो सबसे बाहर वाली लेयर थी वो तो खत्म होगी, पर जो उसके अंडरनीथ लेयर थी वो बाहर दिखती है। तो लोग कहते हैं ये तो पुराना मर्ज बाहर आ गया। जैसे हम एक प्याज को वो उतारते हैं, उसकी ऊपर की परत तो नीचे से नहीं परत होगी ना, वो पहले परत वाली, क्योंकि जो बीमारी पहले थी उसको बारी बारी अब सप्रेस करते रहे, तो वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं थी। जब होम्योपैथी के पास है वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं थी। जब वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं थी, इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, तो उसकी जितनी भी कवरिंग ऊपर हुई है, इट हैज टू गो फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, और फाइनली जब सेंटर में आएगा देन द पर्सन विल बी इन द स्टेट ऑफ टोटल हेल्थ। अभी आपने शब्द इस्तेमाल किया फटाफट। ये जो फटाफट उपचार वाला मामला है ना, ये हमारे किसी भी मरीज की मानसिकता है जी। वो हर चीज का तुरंत इलाज चाहता है जी, और उसका ये कहना है कि होम्योपैथी मुझे तुरंत इलाज नहीं देती, इंस्टेंट रिलीफ नहीं मिलता मुझे। नहीं, मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि हाँ, हर एक केस में नहीं, पर अगर वो एक्यूट कंडीशन में, एक्यूट स्टेज में होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आए तब ना, पर वो उस स्टेज पे तो आते नहीं है, आते हैं नॉर्मली क्रॉनिक स्टेज पे। आपको ये मैं बता दूं कि जो आपने बात शुरू में करी थी, आज की डेट में मेरे पास हमारे ओवीएम सेंटर में कितनी फैमिलीज हैं, उनमें अगर बच्चे को 106 बुखार भी हो तब भी वो एलोपैथिक दवाई नहीं लेते। शायद मेरे घर के कोई बच्चे हो तो मेरे घर वाले भी एक बार सोचे, तो वो क्योंकि उन्होंने देखा हुआ कि होम्योपैथी वर्क्स प्रोवाइडेड यू गिव इट अ राइट टाइम and take it at a right time. But if you take it at a wrong time and expect the result in the that is not possible. That is the biggest thing. और इसी चीज में अगर क्रॉनिसिटी की प्रॉब्लम के वाली बात में, अगर हमने शुरू में, जैसे मैंने पहले कहा कि हम शुरू में ही उसको होम्योपैथिक डॉक्टर के पास लें तो वो उतनी जटिलताएं आएंगी नहीं। होम्योपैथी बड़ी सस्ती और सरल पद्धति है इलाज की। ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है। मैं एक मिनट आपको शायद बीच में, आपने वो बात बोली तो आपको एक म्याज की बात बोली, मैं आपको वो बीच में बताना जरूर चाहूंगा। जैसे अपने वात पित्त की बात बोली थी, ऐसे ही होम्योपैथी के अंदर हम उसके बेसिक ट्रेट्स मानते हैं, जिसको हम सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस कहते हैं। सोरा इज एक लेवल होता है जिसमें फंक्शनल प्रॉब्लम्स होती हैं या सेंसेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं। साइकोसिस में इट स्टार्ट्स गोइंग अप और सिफिलिटिक में इट्स बिकम्स डीजेनरेटिव। तो ये तीन स्टेजेस हैं उसकी वाली बात में। अब आप पूछ रहे थे कि अब सस्ती और सरल पद्धति है, इसीलिए लोग शायद इसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि इसमें ब्रांडिंग इस तरीके से घर कर गई है कि होम्योपैथी से इलाज करवाना भी बहुत महंगा हो गया। ऐसी क्लिनिक्स आपको बड़े बड़े कॉलोनीज में मिल जाएंगे जहां पर डॉक्टर की फीस हजारों में चली गई है। आपको लगता है कि ये होम्योपैथी का इलाज इस तरह से महंगा होना चाहिए या कि कुछ लोग जो ऐसे हैं जो अनस्क्रूपलस हो रहे हैं? इसमें यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि दिस इज नॉट द पैथी, इट इज नॉट द होम्योपैथी हैज बिकम एक्सपेंसिव, द होम्योपैथी हैज बिकम एक्सपेंसिव। तो अगर हम रोटी खा रहे हैं, रोटी ढाबे में भी खाते हैं, कितने की मिलती है? रोटी 5 स्टार में जाके खाते हैं। आप मांगो तो एक्सपेक्ट तो करो 5 स्टार वाला पूरा वो तामझाम मिले, क्लिनिक पे यहाँ एसी लगा, वो रिसेप्शन होना चाहिए, वो होना चाहिए, और को जी वो जो 25 पैसे में दवाई मिलती थी वो दवाई दो। हाउ इज पॉसिबल? आप इस बात को मान के चलें, और ये सब भी पॉसिबल है। और आपको एक यहाँ पे मैं अपना दुख दर्द आपको से शेयर करना चाहूंगा कि मैंने अपने क्लिनिक में बहुत बारी देखा कि अच्छे खासे वेल टू डू फैमिली मर्सिडीज गाड़ी से उतर रहे हैं और अपने कॉर्पोरेट इतनी मोटी फाइलें, जितने पॉसिबल हॉस्पिटल्स हैं अच्छे खासे कॉर्पोरेट वाले 5 स्टार कल्चर वाले, उनकी फाइलें हाथ में लिए हुए, और वहां पे कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं उसकी कोई बात नहीं। पर जब वो होम्योपैथी को डॉक्टर की हमारी फीस देने के लिए, तब उनको डॉक्टर होम्योपैथी बड़ी महंगी है। यहाँ पे आप एक्सपेक्टेशन उनकी देखो और आप वहां पे जो दे रहे, ये थोड़ी मानसिकता बदलने की जरूरत है। अगर आप इलाज करा रहे हो, हम अपने यहाँ पे पेशेंट को बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट भी दे, वही दवाई देंगे, दवाई में कोई फर्क नहीं आएगा,
इट इज नॉट ए सिस्टम की जो दवाई है कि अगर आप गरीब तबके के तो आपको कम वाली दवाई दे देंगे, दवाई ने असर वैसे ही करना। पर अगर आप देने में सामर्थ्य हैं तो होम्योपैथी को क्यों नहीं देना चाहते? वाई यू डोंट हैव गॉट एनी प्रॉब्लम गिविंग टू एन एलोपैथिक डॉक्टर, बट वाई डिस्क्रिमिनेशन विद होम्योपैथ? आयुष में होम्योपैथी को मान्यता मिलने के बाद इसकी लोकप्रियता में भी बढ़ोतरी हुई है जी। आप होम्योपैथी के इतने बड़े डॉक्टर होने के बाद जी। इस देश में होम्योपैथी का भविष्य क्या देखते हैं? मैं आपको पहली बात तो ये बताऊं कि आयुष तो अभी बना है। होम्योपैथी की मान्यता 1973 से सेंट्रल काउंसिल एक्ट बना हुआ था, उससे मान्यता प्राप्त हुई है विद थ्रू पार्लियामेंट, और उसमें CCH और CCRH के बने हुए हैं। और जो आयुष का निर्माण हुआ है उससे पहले ISMH के नाम से ये चलता था। होम्योपैथी इस टाइम इंडिया में इज नंबर 1। इंडिया हैज बिकम एन हब ऑफ होम्योपैथी। और आपको ये जानकर अच्छा भी लगेगा, अभी रिसेंटली वी हैड विज्ञान भवन में हमने वर्ल्ड होम्योपैथिक डे सेलिब्रेट करा था, जहाँ पे आयुष मंत्री श्रीपद नायक जी ने उसका उद्घाटन भी करा था, जहाँ से इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई थी। वहाँ पे हमने कितनी तरह के पेपर्स पढ़े, कितने असाध्य रोगों के बारे में, होम्योपैथी के बारे में जानकारी दी। बाहर से करीब 25 देशों से डॉक्टर्स दूसरे आए हुए थे, बाहर के हेल्थ मिनिस्टर्स भी आए हुए थे। हमने वहाँ पे चर्चा करी मोटर न्यूरॉन डिजीज की, हमने वहाँ पे चर्चा करी कैंसर की, हमने वहाँ पे चर्चा करी एड्स की, जिनमें सब में होम्योपैथी का कहीं ना कहीं रोल देखा गया है और अच्छा पाया गया है। वो बात अलग है कि उसको लोगों को एक आदत पड़ी हुई है और कुछ वेस्टर्न कल्चर की तरफ से, कि जब तक वो वेस्टर्न से नहीं होगी बात तब तक आप उसको मानेंगे नहीं। आज की डेट में वेस्टर्न कंट्रीज वाले इंडिया में आके होम्योपैथी का प्रचार प्रसार देख के दंग भी हैं, खुश भी हैं, और वो चाहते हैं कि वही चीज अभी कनाडा में भी होम्योपैथी को मान्यता मिली है। अब अभी इसी कन्वेंशन के दौरान होम्योपैथी की CCRH की और लोगों के साथ वो बने हैं, मिनट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुए हैं, जहाँ पे होम्योपैथी के प्रचार प्रसार वहाँ पे करा जाएगा और उनको बढ़ावा दिया जाएगा। ये वहाँ के एम्बेसडर्स, वहाँ के लोग बाग हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इस टाइम होम्योपैथी का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। और हम आयुष में हालांकि बाकी चीज़ें भी हैं, पर होम्योपैथी अपने आप में इट इज़ बाय WHO रिकॉर्ड्स इट इज़ कंसिडर्ड एज नंबर 2 मेडिसिन आफ्टर एलोपैथी। दोस्तों, होम्योपैथी की इस चर्चा में आपके मन में भी जो सवाल होम्योपैथी के बारे में कभी उठते होंगे, उनमें से बहुत के जवाब आपको डॉक्टर AK गुप्ता के साथ हमारी बातचीत से मिल गए होंगे। डॉक्टर AK गुप्ता अब IIMC के डॉक्टर्स पैनल के भी मेंबर हैं। इसी तरह से अपना रेडियो से उनके साथ अक्सर हम अलग अलग विषयों पर बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल डॉक्टर AK गुप्ता अपना रेडियो के स्टूडियो में आने और हमारे श्रोताओं को होम्योपैथी के बारे में इतनी कीमती जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।